हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 जून के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हम फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा WHO के अवार्ड के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आज हम जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अगर आज की क्लास की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यार बहुत समय हो गया है, लगभग 22K 25K पे ही हमारा डेटा अटका हुआ है। मैं चाहती हूँ कम से कम 30K तक हमारी व्यूशिप पहुँचे, इसलिए आप लोग इस करंट अफेयर्स के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के साथ। जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 23 जून को ही IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 1894 में पेरिस में। और इसके फाउंडर है पियरे डे कुबर्टिन। और इस दिन की शुरुआत 1987 में की गई थी। अब 2022 में मतलब 2022 में WHO ने एक सर्वे किया, एक रिसर्च वर्क की और पाया कि अगर आप दिन में 30 मिनट वॉक करते हो, 30 मिनट वॉक करते हो, तो ये आपके हार्ट के लिए, बॉडी के लिए और माइंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो उसी रिसर्च से इंस्पायर होके इस साल की थीम डिसाइड की गई है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है #लेट्स मूव। तो याद रखना है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2002 में की थी। बेसिकली इसका मकसद है जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सर्विसेज में काम कर रहे हैं लोग, उनके काम को सम्मान देना, अवार्ड देना, और अगर कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया है तो उसके लिए उनको सम्मान देना। और ये अवार्ड देने की शुरुआत 2016 में की गई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश करती है। इसमें इसने 146 कंट्रीज का सर्वे किया और भारत की पोजीशन पिछले साल के कंपैरिजन में 8 नंबर से इंक्रीज हुई है। 8 नंबर से हम ऊपर गए हैं। लास्ट ईयर हमारी जो पोजीशन थी वो 135 नंबर पे थी और इस साल हमारी जो रैंकिंग है जेंडर गैप इंडेक्स में वो 127 नंबर पे है। तो 2 क्वेश्चन तैयार होगा यहाँ से आपके। पहला क्वेश्चन, जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेकंड, भारत की रैंकिंग कितनी है? 127 नंबर पे है भारत है। और भारत का जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट है वो 1.4% है। अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की रैंकिंग 59 है, भूटान 103, चाइना 107 और पाकिस्तान 142 नंबर पर है। अब बात करते हैं टॉप पे कौन है। तो टॉप पे है आइसलैंड और पिछले 14 सालों से 14 ईयर्स से आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे नॉर्वे एंड थर्ड नंबर पे आप देखेंगे फिनलैंड एंड स्वीडन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक और रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। बेसिकली स्टार्टअप जीनोम जो कि एक पॉलिसी एडवाइजर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप जीनोम, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इन डेप्थ स्टडी करती है, एनालिसिस करती है पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज और सिटीज़ का, और पता लगाती है कि कौन सी कंट्री या सिटी में कितने ज़्यादा स्टार्टअप हैं, जो स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं तो उन लोगों को क्या चैलेंजेस हैं, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, एटसेट्रा। तो इन सारे पैरामीटर्स पे रिसर्च करने का काम करती है। तो अगेन यहाँ पे टॉप पोजीशन पे सिलिकॉन वैली है, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन, ये लोग टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं। अगर हम बात करें भारत, तो भारत की जो मुंबई सिटी है, बेंगलुरु है एंड दिल्ली है, इन लोगों की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। बेंगलुरु की जो रैंकिंग है वो 20th नंबर पे है। ग्लोबल अगर रैंकिंग देखें बेंगलुरु की स्टार्टअप्स के मामले में तो 20वें नंबर पे आपको बेंगलुरु देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सिलिकॉन वैली, लंदन एंड न्यूयॉर्क। फिर आप यहाँ पे देखेंगे चाइना की जो रैंकिंग है वो लगातार डिक्लाइन हुई है। चाइना की रैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हुई है।
इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। यूएसए और चाइना के बाद भारत ही है जो कि लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। भारत में 75,000 स्टार्टअप्स हैं और भारत ने भी इकोनॉमिक्स की कंडीशन में भी इम्प्रूव किया है। इंडिया जो है वो 2015 में 81st नंबर पे थी, वहीं 2021 में 46 नंबर पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है 130 कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट है 2023 वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप टाइटल। तो यहाँ पे रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप टाइटल कंडक्ट हुआ, कहाँ पर? हांगकांग में। कहाँ पर कंडक्ट हुआ? हांगकांग में। और फाइनल जो मैच खेला गया था वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में खेला गया था। इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीता है और इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। सो इंडिया beat Bangladesh to win 2023 Women's Emerging Asia Cup title। अंडर 23 वीमेंस टीम का ये टूर्नामेंट था, हांगकांग में कंडक्ट हुआ था। अब यहाँ पे आपको दो प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। पहली प्लेयर है कनिका आहूजा। क्वेश्चन बनेगा कनिका आहूजा किस स्पोर्ट से हैं? तो क्रिकेटर है ये। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया है कनिका आहूजा को। और सेकेंड है श्रेयांका पाटिल। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का काम किया है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है हसमुख आधिया और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है गिफ्ट सिटी का। चेयरमैन बनाया गया है गिफ्ट सिटी का। तो ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मतलब हमारे वित्त सचिव के रूप में इन्होंने पहले काम किया है। सो फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आधिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बन गए हैं हसमुख आधिया। इसके अलावा इनके पास दो और कंपनी की कमान है। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है GACL का। GACL क्या है? चेयरमैन एंड डायरेक्टर बन गए हैं गुजरात एल्कलीज एंड द केमिकल लिमिटेड GACL और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी ये चेयरमैन बन गए हैं। तो तीन बॉडीज के चेयरमैन बन गए हैं हसमुख आधिया। इन्होंने सुधीर मनकड़ को रिप्लेस करने का काम किया है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के CM थे, तो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे हसमुख आधिया। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे पनामा के बारे में। तो पनामा कहाँ है? ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है पनामा। और यहाँ से आपको पनामा कैनल भी देखने को मिलेगी जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट भी करती है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। तो पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुमित सेठ को। सुमित सेठ एक IFS ऑफिसर है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर में काम कर रहे थे। इन्हें पनामा में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसके पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मतलब प्रेजेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने म्यांमार, मैड्रिड, जेनेवा और यंगून जैसे कई कंट्रीज़ में अपने मिशंस को रन किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अमूल के बारे में। आप लोग जब भी कोई भी अमूल का प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे आपने मिल्क का पैकेट लिया हो, कर्ड लिया हो, चीज़, बटर, कुछ भी लिया हो, उसमें एक गर्ल की लड़की की फ़ोटो ज़रूर बनी होती है, राइट? और इस गर्ल के क्रिएटर जो हैं उनका नाम है सिल्वेस्टर दकूना। इनका निधन हो गया है। तो सिल्वेस्टर दकूना, द मैन बिहाइंड द आइकॉनिक अमूल गर्ल, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। और इन्होंने एक कैंपेन रन किया था। एक कैंपेन रन किया था। आप लोगों ने कैंपेन का नाम सुना होगा, अटली बटली कैंपेन फॉर अमूल। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है अमूल की मार्केटिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस उमेश कुमार, जो कि एक रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस उमेश कुमार, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ DERC। DERC मतलब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। सो फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट जज उमेश कुमार was appointed the chairman of Delhi Electricity Regulatory Commission by the President of India under the National Capital Territory of Delhi Ordinance 2023 subsection 2 of section 84 of Electricity Act 2003। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो पेट्री ऑर्पो ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिनलैंड के। फिनलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक कंट्री मिलेगी जिसकी कैपिटल आपको हेलेंस्की देखने को मिलेगा। सो फिनलैंड की पार्लियामेंट के द्वारा
पेट्री ओरपो को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इन्होंने सना मरीन को रिप्लेस किया है। किसे रिप्लेस किया है? सना मरीन। तो सना मरीन से तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुके हैं काफ़ी सारे। अब आपको नए प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है अलीबाबा। आप लोग ने अलीबाबा कंपनी के बारे में सुना होगा। चाइनीज़ एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है अलीबाबा, जो कि रिटेल, ई कॉमर्स, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कई सारे सेक्टर्स में काम करती है। अगर हम अलीबाबा के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखें तो alibaba.com, ताओबाओ, टीमॉल एंड अली एम्प्रेस, ये सभी जो है वो अलीबाबा के ही प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा का फॉर्मेशन जो है वो 1999 में चाइना में हुआ था। और अलीबाबा के जो फाउंडर थे वो जैकमा थे। जैकमा ने स्टेप डाउन कर दिया था 2019 में, वो पोजीशन खाली थी। तो यहाँ पे अलीबाबा के द्वारा नया सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कौन है वो लोग, देखते हैं। अलीबाबा अपॉइंट्स एडी बू एज अ न्यू सीईओ एंड जोसेफ साई एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो अलीबाबा ने एडी बू को नया सीईओ बनाया है और जोसेफ साई को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। अगर एडी बू के बारे में बात करें तो एक को फाउंडर भी हैं अलीबाबा ग्रुप के और करेंटली एज अ चेयरमैन ताओबाओ एंड टीमॉल ग्रुप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे WHO के डायरेक्टर जनरल के बारे में। WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस घेब्रेयेसस। इनको ओलंपिक ऑर्डर ऑफ IOC दिया गया है। तो देखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ना एक अवार्ड देती है। किसके लिए अवार्ड देती है? ऐसे कोई भी पर्सन या बॉडी जो ओलंपिक रन कराने में, ओलंपिक्स के बारे में लोगों को बताने के लिए कैंपेन रन करते हैं या कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब IOC के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है वो डॉक्टर टेड्रोस को दिया गया है, जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। क्यों दिया गया है? इनका कहना है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक था, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने एफर्ट्स के बाद डॉक्टर टेड्रोस के कारण ही ओलंपिक्स गेम टोक्यो 2020 आसानी से कंडक्ट हो पाए हैं। द ओलंपिक ऑर्डर वॉज रिप्रेजेंट बाय द IOC प्रेसिडेंट थॉमस बाच। तो थॉमस बाच जो है वो IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है। उनके द्वारा ओलंपिक हाउस में ये ओलंपिक ऑर्डर WHO के डॉक्टर टेड्रोस को दिया गया है। इसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, उसमें प्रेसिडेंट जो थॉमस बॉच हैं, उन्होंने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर टेड्रोस को इनवाइट किया है। इससे WHO और IOC के रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और इन दोनों के बीच में वैसे भी 2020 में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। अगर आप प्रेसिडेंट वॉच के बारे में बात करें तो थॉमस वॉच जो है, इन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट टू WHO दिया गया था। यहाँ पे बात करेंगे ओलंपिक कप 2021 में इन्हें दिया गया था। ओलंपिक कप की शुरुआत 1906 में की गई थी बाय द पियरे दे कवर्टिन, जो कि फाउंडर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आप देख सकते हैं 1984 में बनी थी पेरिस में। हेड ऑफिस उसका स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बॉच जो है अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी हमने 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया। हर कहीं बहुत सारी जगहों पे सेलिब्रेशन हुए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन अगर हम बात करें सूरत, तो सूरत में एक साथ लगभग 1.3 लाख लोगों ने साथ में योगा किया और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर किया। सो योगा डे इवेंट इन अ सूरत सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम बात करेंगे सिटी ऑफ गुजरात। सूरत में 1.53 लाख लोगों ने साथ में योगा इवेंट में पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे, जो कि 21 जून को था, और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर किया। ये सर्टिफिकेट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल को दिया गया है। लगभग 4 किलोमीटर की जो रोड थी, 2 अलग अलग 4 किलोमीटर की रोड पे कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और योगा में पार्टिसिपेट किया। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 प्लेसेस, गुजरात में 75 प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया था। ऐसी 75 आइकॉनिक प्लेसेस पे इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया। उनमें से साबरमती रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वाइट रन ऑफ कच्छ और मोडेरा सन टेम्पल भी वो लोकेशंस इंक्लूड हैं, वो आइकॉनिक प्लेसेस इंक्लूड है जहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे को इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु पुलिस। तमिलनाडु पुलिस ने रिसेंटली एक नई स्कीम लॉन्च की है फॉर, ये वीमेन है ना, फॉर वीमेन ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट। यहाँ पे कट गया है, इसको आप कंसिडर कर लेंगे। तो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो वर्किंग वीमेन होती हैं, कई बार नाइट शिफ्ट होती है, तो रात को वो सेफली सिक्योरली
ट्रैवल कर सके, अपने घर तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे वीमेन ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है पेंगल पत्थुकपतु थीथम वीमेन सेफ्टी स्कीम इन चेन्नई। और ये 10 PM से लेकर 7 AM तक ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अगर कोई भी वीमेन अनसेफ फील करती है और रात में अगर अकेले वो ट्रैवल कर रही हैं तो इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकती हैं। तो जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं पुलिस के वो वहाँ पे पहुँचेंगे और उनको सेफली घर पे पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल। तो नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में। तो आप सोच रहे होंगे कि स्किन बैंक क्या होता है। तो जैसे आप लोग ने सुना होगा कि बहुत से लोग अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं, कोई लीवर डोनेट करता है, कोई किडनी डोनेट करता है, कोई अपने आइज़ डोनेट करते हैं। और ये सब चीज़ें कब होती हैं? आपके मरने के बाद होती हैं, हमारी डेथ के बाद ही डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्किन बैंक है इसमें व्यक्ति अपनी स्किन को डोनेट कर सकता है और इस स्किन का यूज़ मतलब उनके मरने के 6 घंटे के अंदर 6 आवर्स के अंदर इनकी टीम पहुंचेगी और स्किन को कलेक्ट करेगी। फिर स्किन की कई प्रोसेसिंग होंगी, कई सारे प्रोसीजर से फॉलो किया जाएगा और उसके बाद जो एक्सट्रीमली कुछ लोग बहुत जल जाते हैं और या फिर ट्रॉमा पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल चुके हैं उनके लिए इन स्किन्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हाईलाइटेड दैट स्किन बैंक फैसिलिटी विल बी सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर पेशेंट्स। क्या इसके पहले भारत में स्किन बैंक नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन नॉर्थ इंडिया का ये पहला है। इसके अलावा हमारी कंट्री में 16 स्किन बैंक जो हैं काम कर रहे हैं। देयर आर टोटल ऑफ 16 स्किन बैंक इन द कंट्री वेयर द स्किन ऑफ डेड पर्सन कैन बी डोनेटेड, जिनमें से 7 तो महाराष्ट्र में ही है, 4 आपको चेन्नई में देखने को मिलते हैं, 3 कर्नाटका में है, 1 MP में है और 1 उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है 7। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल इन बिहार ऑन ट्रैक फॉर 2025 कंप्लीशन। यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बन रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल बन रहा है बिहार ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है और 2025 तक इस टेम्पल का काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। इस मंदिर का नाम है विराट रामायणा टेम्पल, जानकी नगर इन पटना बिहार में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है। ठीक है, और इसका फाउंडेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो है श्री महावीर आस्था न्याय समिति और इसके जो लीडर हैं वो है आचार्य किशोर कुनल। उनके द्वारा ये बताया गया कि इसका कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसकी जो साइज़ है वो रामलला टेम्पल जो अयोध्या का है ना उससे भी बड़ा साइज़ होगा। इस पूरे प्रमाइसेस में लगभग 22 टेम्पल्स बनाए जाएंगे जो कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म को डेडिकेटेड होंगे, मतलब विष्णु टेम्पल्स भी होंगे और शिव टेम्पल भी होंगे और लगभग 120 एकड़ की ज़मीन पे इन टेम्पल को बनाया जाएगा। इसमें आश्रम होंगे, गुरुकुल होंगे, धर्मशाला और दूसरी फैसिलिटीज़ भी होगी। अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 250 टन ग्रेनाइट हम लाए हैं महाबलीपुरम से और इन ग्रेनाइट की मदद से शिवलिंग बनाए जाएंगे और लगभग सहस्त्र शिवलिंग मतलब 1000 लिंगम्स को डिज़ाइन किया जाएगा। 8वीं सेंचुरी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिवलिंग्स को बनाया जा रहा है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है 500 करोड़ रुपए आएगा और रामायण टेम्पल बनने के बाद बिहार में ये अभी जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है एंगोर वाट टेम्पल उससे भी बड़ा होगा। ये 3 स्टोरी का स्ट्रक्चर होगा और जिसमें स्पेस लगभग 20,000 पीपल की होगी। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल स्टार्टेड ऑन द 20th जून इन द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये जो मंदिर बन रहा है इसका जो आर्किटेक्ट है ना वो 3 अलग अलग मंदिरों से इंस्पायर है। कौन से मंदिर है? पहला है अंगोर वाट कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, फिर है रामनाथ स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वरम टेम्पल इन मदुरई। इन तीनों टेम्पल से इंस्पायर होकर, इनकी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर रामायण टेम्पल का आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया गया है। लास्ट न्यूज़ है फिच ने वापस से भारत की जीडीपी को फॉरकास्ट किया है और रिवाइज किया है और इस बार ग्रोथ किया है। पहले बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 6% रहेगी और अभी फिच रेटिंग ने बताया है कि भारत की जीडीपी 6.3% रहेगी। वहीं 2024-25 और 25-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की गई है 6.5%। किसके अकॉर्डिंग? फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग। ओके, अंत में बात करेंगे हम कुछ MCQs पे। पहला है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन शॉर्ट मैन टू विन अ मेडल इन अ
एशियन चैंपियनशिप। तो पहली तलवारबाज है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीती है, ब्रोंज मेडल हासिल किया, और उनका नाम है भवानी देवी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर हैज़ ब्रोकन द नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड इन द शॉट पुट। तो कल मैंने बताया था आपको तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में। ऑप्शन सी। इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण टू विच कंट्री। तो INS कृपाण हमने वियतनाम को गिफ्ट किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इंडिया में कहाँ पे कंडक्ट होंगे। आंसर हो जाएगा गोवा, जिसके लिए भी रिसेंटली मेस्कट भी इशू किया गया है, मोगा। नेक्स्ट है विथ whom has a Indigo Airlines signed a deal to buy 500 A320 एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे इंडिगो ने एयरबस के साथ अभी तक की लार्जेस्ट डील साइन की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गृह ज्योति स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसके अंतर्गत 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटका। नेक्स्ट है स्वामीनाथन जानकी रमन, इन्हें डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ये करेंटली किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन USA कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी, ऑप्शन ए। बांग्लादेश की है ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य गोपी को पहला जयशंकर अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 जिसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी कंट्री इसे होस्ट कर रही है। आंसर हो जाएगा मंगोलिया। कहाँ हो रही है, मंगोलिया में हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। Which are the most valuable listed private company in India according to the Hurun India। कौन सी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप बोलेंगे मोस्ट वैल्यूबल प्राइवेट कंपनी है। HDFC बैंक, इन्फोसिस के अलावा रिलायंस इंडस्ट्री या फिर ITC। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।